नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी के खजाने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। किसने किया है यह खुलासा और ऐसा क्या खुलासा कर दिया गया है जिसको लेकर मोदी सरकार हिल गई है? जवाब देना पड़ेगा सरकार को, सामने आकर देश की जनता को यह बताना पड़ेगा कि इस खुलासे का असली सच क्या है और इसके लिए, इस खुलासे के लिए, इस खुलासे को लेकर जो राज और रहस्य बताए गए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हम और आप ये सभी जानते हैं कि उपलब्धियों का जश्न मनाना या यूं कहे कि हर मौके को एक इवेंट के रूप में राजनीतिक फायदे के लिए भुनाना मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासकर आदत रही है। और ऐसा करने के लिए कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर उन परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर देते हैं जिसका काम पूरा नहीं हुआ होता है। आरोप यहां तक लगाए जाते हैं कि चुनावी लाभ के लिए, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अयोध्या में भी राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया, जबकि वो पूरी तरह से बना भी नहीं था। शंकराचार्य, जो कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत पवित्र माने जाते हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि सिर्फ वोट के लालच में मंदिर पूर्ण होने से पहले ही हिंदू मान्यताओं, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं को दरकिनार करते हुए मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। खैर, उस आरोप को लेकर बहुत सारी राजनीति हुई। यहां हम आपको बता रहे हैं मोदी के खजाने को लेकर एक बड़े खुलासे के बारे में कि आखिर क्या खुलासा हुआ है जिसको लेकर आने वाले दिनों में मोदी सरकार को सफाई देनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। इससे पहले हम आपको ले चलते हैं वर्ष 2023 में। वर्ष 2023 का फरवरी का महीना, तारीख 13 फरवरी, यानी 13 फरवरी 2023 को कुछ ऐसा हुआ था या मोदी सरकार की तरफ से कुछ ऐसा दावा कर दिया गया था जिसने देश को और दुनिया के लोगों को चौंका दिया था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो खबर क्या थी। वर्ष 2023 की स्क्रीन पर देखिए, अमर उजाला की एक खबर का स्क्रीनशॉट है। इस खबर की तारीख देखिए, 15 फरवरी 2023 को यह खबर छपी और इस खबर की हेडलाइन क्या थी उसको भी गौर से देखिए। जम्मू कश्मीर में खजाने का मिला ऐसा भंडार जिससे बदल जाएगी देश की तकदीर, जाने सब कुछ। ये खबर 15 फरवरी 2023 की है और जब इसके नीचे अगर आप आते हैं तो उसमें क्या-क्या दावे किए गए, ये जो तमाम दावे किए गए, ये सरकार के हवाले से ही बताए जाते हैं कि क्या कुछ मिला है और इसका क्या फायदा होता है। आप इस खबर को नीचे देखिए, इतनी भारी मात्रा में लिथियम मिलने से नॉन फेरस मेटल के क्षेत्र में अब भारत की निर्भरता दूसरे देशों से कम होने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इससे देश को कितना फायदा मिलेगा, हमें और आपको कितना फायदा मिलेगा। और नीचे पूरी तरह से विस्तार से ये बताया गया है कि भारत के हाथ एक ऐसा खजाना लग गया है जो पूरे देश की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। ये खजाना है लिथियम का। जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। इसकी क्षमता 59 लाख टन है। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। भारत में पहली बार इतनी मात्रा में लिथियम मिला है और ये खबर यहीं तक नहीं रुकी। आगे क्या दावा किया गया दोस्तों? विशेषज्ञों के अनुसार यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार हो सकता है। इतनी भारी मात्रा में लिथियम मिलने से नॉन फेरस मेटल के क्षेत्र में अब भारत की निर्भरता दूसरे देशों से कम होने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर आगे तमाम चीजें इस खबर में विस्तार से बताया गया है कि कितनी बड़ी कामयाबी मिली है और उस कामयाबी का क्या कुछ फायदा भारत को हो सकता है, उस कामयाबी का क्या कुछ फायदा जम्मू कश्मीर को हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस खबर से जम्मू कश्मीर का ताल्लुक क्या कैसा बनता है, इस खबर से भारत और देश और दुनिया का ताल्लुक कैसे बनता है, मोदी के खजाने की बात कहाँ से आई, विश्वासघात और धोखा देने की बात कहाँ से आई। अगर इसके सीक्वेंस को आप देखेंगे, दूसरा देखिए, भास्कर की खबर का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। एक साल पहले की खबर, जम्मू कश्मीर के लिथियम रिजर्व का ऑक्शन कुछ दिनों में होगा। ये ऑक्शन की बात कही जा रही है। 59 लाख टन के भंडार की नीलामी के लिए रोड मैप तैयार।
ये कहा गया है भारत सरकार आने वाले हफ्तों में जम्मू कश्मीर के लिथियम रिजर्व की नीलामी शुरू कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार से जुड़े एक सोर्स ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसकी नीलामी के लिए कुछ विदेशी माइनर्स से बातचीत भी चल रही है। खान और खनिज, इसका जिक्र किया गया है कि इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक था, वो भी खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 को हाल ही में संसद से मंजूरी मिली है। ये तमाम चीजें कब हो रही थी? ये तमाम चीजें तब हो रही थी जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। कोर्ट तक में ये मामला चल रहा था कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव कब करवाएगी, और भाजपा नफा नुकसान देखने में लगी हुई थी कि ऐसी राजनीतिक परिस्थिति पॉजिटिव रूप से उनके पक्ष में तैयार हो जाए, तब वो राष्ट्रपति शासन खत्म करके जम्मू कश्मीर में चुनाव की तरफ बढ़े, ताकि चुनाव के बाद वो अपनी सरकार बना सके। ये हमने दो खबर आपको बताई, और इस तरह की खबरें लगातार जम्मू कश्मीर के अखबारों में, देश के बड़े बड़े अखबारों में, और खास तौर से जो जम्मू कश्मीर के पन्ने उस पे होते थे, या जो जम्मू कश्मीर का एडिशन होता था, उसमें इस तरह की खबरें लगातार बड़े पैमाने पर छपवाई जाती रही। यानी मैसेज दिया गया जम्मू कश्मीर की जनता को कि देखिए ये मिल गया, जब भी चुनाव हो आप हमें मतदान कीजिए, हमारी सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बना दिया जाएगा। और आखिरकार वोटिंग का दिन भी आ गया। इसी साल अक्टूबर में 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जनता तो इनके झांसे में नहीं आई, इंडिया गठबंधन को वहां जीत दिला दी गई, और उमर अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम के संयुक्त दावेदार या उम्मीदवार के तौर पे मैं कहूं कि चुनाव जीतकर सामने आए। राज्यपाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया, और आज जम्मू कश्मीर, जो कि अब पूर्ण राज्य नहीं है बल्कि यूटी का दर्जा है, संघ शासित प्रदेश का दर्जा है, वहां मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और जैसे ही जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया, भाजपा सत्ता से बाहर रह गई, वहां पर इंडिया गठबंधन की जीत हो गई, वैसे ही इस कहानी का सच भी सामने आने लगा दोस्तों। और सच भी ऐसा सामने आया जिसने एक बार फिर से मोदी सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सिर्फ चुनावी लाभ हासिल करने के लिए आनन फानन में मोदी सरकार की तरफ से इस तरह का वादा किया गया? ये बहुत ही गहरा सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की तरफ से भी उठाया गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके बाकायदा इसके पूरे टाइम का शेड्यूल बताया, और वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए समय से पहले या बिना विश्लेषण किए उन तमाम हालातों का सरकार की तरफ से सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई, इसका ढिंढोरा पीट दिया गया। स्क्रीन पर देखिए, आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश साहब का ट्वीट भी नजर आ रहा होगा। क्या लिखा है उन्होंने, देखिए जयराम रमेश साहब क्या कह रहे हैं। आप यह क्रोनोलॉजी समझिए। 13 फरवरी 2023 को मोदी सरकार ने अपनी सस्ती राजनीति का परिचय देते हुए बड़े धूमधाम से जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात लिथियम भंडारों में से एक की खोज की घोषणा की थी। यह जयराम रमेश का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वो क्या उठा रहे हैं, वर्ष 2023 के नवंबर महीने में पहली नीलामी आयोजित की गई, लेकिन आवश्यक 3 बोली भी पूरी नहीं हुई और नीलामी रद्द कर दी गई। तीसरा पॉइंट जयराम रमेश की तरफ से उठाया गया है, मार्च 2024 में नीलामी के दूसरे दौर की घोषणा की गई। जुलाई 2024 में पता चला कि इसके लिए भी एक भी बोली नहीं लगी। चौथा पॉइंट जयराम रमेश उठा रहे हैं, अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 का मैं जिक्र कर रहा हूं तो ये वही महीना था जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। अक्टूबर 2024 यानी सितंबर और अक्टूबर का जो महीना था, उसमें विधानसभा चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में संपन्न हो चुके थे। 8 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आया। और चौथा पॉइंट जो जयराम रमेश उठा रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात लिथियम भंडारों में से एक घोषित किए गए स्थान का फिर से जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया गया। कंपनियों द्वारा बोली लगाने में अनिच्छुक होने का बिल्कुल साफ और सरल कारण जयराम रमेश बता रहे हैं। मनमोहन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि खोजबीन का डेटा बिल्कुल अपर्याप्त था।
अब कम से कम 6 महीने बाद नीलामी की योजना है। इसमें और भी अधिक समय लग सकता है। और अगली लाइन, डायरेक्ट हिट, सीधा आरोप मोदी सरकार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या लिख रहे हैं जयराम रमेश? यह सुर्खियों में बने रहने वाली मोदी सरकार के कामकाज के तरीके की खासियत है। यह समय से पहले ही जश्न मना लेने का मामला है। इसको इस तरह से देखा जा सकता है दोस्तों कि एक झूठ पैदा किया गया और उस झूठ को दुनिया भर में बेच दिया गया। और मैं आपको यहां पे एक लाइन याद दिलाऊं, बहुत पहले अमित शाह ने एक बार कहा था कि हम जो कुछ भी करते हैं अचानक नहीं करते हैं, हम एक लंबी प्लानिंग लेकर चलते हैं। तो आपको ये 1.5 साल पुराना वाकया नजर आ रहा होगा। आप इसको जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से कनेक्ट करने पर भी हैरत कर रहे होंगे, लेकिन यही वास्तविकता है। भाजपा एक चुनावी मशीन के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है और अपने तमाम फैसले या जो भी फैसले वो करती है चुनाव को देखते हुए करती है। जम्मू कश्मीर का चुनाव, जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव भाजपा के लिए सबसे अहम चुनाव इसलिए बन गया था कि वो इस चुनाव को जीतकर इस चुनाव के बाद किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाकर ये साबित करना चाहते थे कि धारा अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने का जो उनका फैसला था, जो मोदी सरकार ने हटाकर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको प्रचारित करते हैं। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में 370 और 35 को हटाया गया था। इस पर जम्मू कश्मीर की जनता ने मुहर लगा दी है और तमाम इस तरह के फैसले वो करते जा रहे थे। चूंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन था, उपराज्यपाल वहां पर मनोज सिन्हा थे, उनको फ्रंट पर रखकर तमाम तरह के फैसले जम्मू कश्मीर में किए जा रहे थे। हालांकि मैं याद दिलाऊं कि उनसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने करप्शन को लेकर किस तरह के आरोप लगाए थे। अडानी पर जो अमेरिका में एफआईआर हुआ है, उसमें जिन राज्यों के नाम है, जिन राज्यों में रिश्वत देने की बात कही जा रही है, उसमें भी जम्मू कश्मीर का नाम है। हालांकि मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, या यूं कहे कि गोदी मीडिया ने उसको ज्यादा नहीं उठाया। वो विपक्षी शासित राज्यों की बात करते रहे, जैसे कि उन्होंने उड़ीसा की बात की, आंध्र प्रदेश की बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर की उन्होंने बात नहीं की। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो रिश्वत देने का मामला आया, राष्ट्रपति शासन था, सीधा सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगा, लेकिन उस मामले को बहुत ज्यादा हाइप नहीं किया गया। यहां सीधा सीधा जो आरोप है वो मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यही लगाया जा रहा है कि इस मामले को हाइप किया गया। कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य था वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करना था। लेकिन अब जब इस मसले की सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, तो सोच लीजिए, जब आप दावे करते हैं विश्व स्तर पर कि इतना बड़ा भंडार मिल गया, दुनिया के कई देशों से बड़ा भंडार मिल गया, और उसकी सच्चाई और उसकी कलई खुलकर जब सामने आती है, तो कहीं ना कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देशों के सामने भारत के सर को नीचा करते हैं, भारत के सर को झुका देते हैं। और किस लिए? सिर्फ अपने क्षुद्र राजनीति के लिए। ये मसला बहुत ज्यादा टेक्निकल है दोस्तों। ये बात सही है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक किस्से कहानियों से अलग हटकर देखा जाए तो ये मामला बहुत ज्यादा टेक्निकल है। लेकिन जब अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और आप ये देखेंगे कि इसका जो दूरगामी प्रभाव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि के हिसाब से, भारत के व्यापारिक स्टैंडर्ड के हिसाब से, भारत के जो वैज्ञानिक है, जो खोजबीन करते हैं, जो डेटा और नए रिसर्च लेकर सामने आते हैं, जो दावे करते हैं, उसको लेकर कितनी शर्मिंदगी भरा सबब बन सकता है या बन गया है, तब आपको समझ में आएगा कि मोदी सरकार ने ये कितना बड़ा झोल-झाल कर दिया है। इस पर बाकी राजनीतिक दल भले ही बहुत ज्यादा बयानबाजी करते हुए नजर ना आए, बाकी नेता बहुत ज्यादा बयानबाजी करते हुए भले ही नजर ना आए, क्योंकि मुद्दा टेक्निकल है, बहुत ज्यादा आम जनता में ये बिकता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आने वाले दिनों में इसकी आंच और भी ज्यादा तेज होगी। सोमवार से संसद का सत्र एक बार फिर से, जो दूसरा सप्ताह की जो कार्रवाई है, वो 2 दिसंबर से एक बार फिर से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्षी दल जो संभल और अडानी जैसे मुद्दों को उठाकर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्या इस मुद्दे को उठाकर भी संसद में सत्ता पक्ष से, सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और मोदी से सवाल पूछ पाते हैं या नहीं। यहां मसला तो यह भी है कि क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये सवाल उठाने की इजाजत उनको देंगे या नहीं, विपक्षी सांसदों को। और क्या राज्यसभा में जो राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़ साहब, जो उपराष्ट्रपति भी है, क्या वो विपक्षी दलों को इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाने की इजाजत देंगे या नहीं। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भी राजनीति बढ़नी है, तेज होनी है और बयानबाजी भी सामने जरूर आएगी।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।